हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिजिक्स शो विद एके सर में। अ क्विक रिकैप। लास्ट टाइम हमने देखा था दैट व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैंने आपको बहुत ही प्रिसाइज टर्म्स में इसकी डेफिनेशन बताई थी। देन हमने उस डेफिनेशंस में से टर्म निकाले थे लाइक मीडियम्स, इंटरफेस, और हमने डिफाइन किया था व्हाट आर मीडियम्स, व्हाट इज एन इंटरफेस। और फिर हमने बात की थी व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, जिसमें मैंने बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। और उसको ही रीअरेंज किया हमने, तो हमने देखा द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। फिर हमने बात की व्हाट इज ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और हमने बताया था कि बहुत ही रिलेटिव टर्म्स हैं। एंड ऑप्टिकल डेंसिटी को हमने कंपेयर किया था मैटर डेंसिटी से। मैंने बताया था कि ये बहुत ही अनरिलेटेड टर्म्स है। हमने इसको चेक किया था केरोसिन और वाटर के लिए, और हमने पता किया था कि इन दोनों का बिल्कुल ही अपोजिट रिलेशनशिप आ रहा है जब केरोसिन और वाटर की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है और इसको आपस में कंफ्यूज नहीं होना है। और ऑप्टिकल डेंसिटी में फिर हमने देखा था कि फॉर ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, और हमने बात की थी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम is less than speed of light in optically rarer medium, and refractive index of optically denser medium is more than refractive index of optically rarer medium। तो ये था पिछली बार के लिए। और आज का सेशन शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे वीडियोस शेयर कीजिए। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था जितना ज़्यादा मुझे आप लोगों का प्यार और मोटिवेशन मिलेगा उतनी ही ज़्यादा मेहनत से मैं आपके लिए नए वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तो जैसे जैसे हमने रिफ्रैक्शन को समझा, तो हमने उसमें मैं क्रोनोलॉजिकल उसको ले जा रहा हूँ जैसे जैसे इस टॉपिक का डेवलपमेंट हुआ। बहुत सारे इसमें एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत सारे थियरीज हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा नोटेबल वर्क था वो क्या था, एक साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन जिनका नाम है स्नेल। तो स्नेल ने हमें दिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और बहुत ही सिमिलर जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो स्नेल ने हमको दिए वो क्या बोलते हैं, दो लॉ है। राइट, पहला है दैट इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। और हमने रिफ्लेक्शन में क्या देखा था, सिमिलर स्टेटमेंट देखा था जब हमने इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और उसके बारे में हमने बोला था दे थ्री लाई ऑन द सेम प्लेन। सिमिलरली इसमें भी ये तीनों सेम प्लेन में है। ठीक है, बदला क्या है, रिफ्रैक्टेड रे आ गया है किसकी जगह, रिफ्लेक्टेड रे की जगह। सेकेंड जो लॉ दिया था वो बहुत ही फेमस, द मोस्ट फेमस, इसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, दैट साइन ऑफ, आपको साइन फंक्शन पता है, साइन क्या होता है आपको पता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर एनी टू मीडियम। मतलब अगर मैं मीडियम 1 से मीडियम 2 जा रहा हूँ, टू नोट डायरेक्शन स्पेसिफिक होता है ये हमेशा, मीडियम 1 से अगर मैं मीडियम 2 में जा रहा हूँ, एंड फॉर टू डिफाइंड मीडियम्स, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, साइन आई बाय साइन आर की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ आर एंड ऑल द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ आई एंड ऑल द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ आर, है ना। एंड लेटर इट वॉज फाउंड आउट टू बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, और इसी को अगर मैं ऊपर वाला फॉर्मूला डालूंगा, ये वाला v इक्वल टू सी बाय म्यू वाला, तो मैं इसको बोल सकता हूँ सी बाय म्यू 1, और इसको मैं बोल सकता हूँ सी बाय म्यू 2, जहाँ पे सी दोनों के लिए सेम है, जो कैंसिल आउट हो जाएगा, इट बिकम्स म्यू 2 बाय म्यू 1। तो इसका जो मोस्ट कॉमनली नोन एक्सप्रेशन जो है वो निकल के आता है साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1 इक्वल टू म्यू 2 1। तो इसको हम ऐसे ही लिखते हैं हमेशा म्यू 2 बाय म्यू 1, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव टर्म होता है। जब हम ऑप्टिकली डेंसिटी की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली रेयरर। तो आप देखिए कंपेरेटिव टर्म्स यूज कर रहे हैं हम, रेयरर ई आर, डेंसर ई आर, मतलब हम किसी से कंपेयर करते हुए बताते हैं, इनकी कोई एब्सोल्यूट सेंस नहीं होती है। तो जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, जनरली जैसे मैं म्यू 1 लिख रहा हूँ, मैं म्यू 2 लिख रहा हूँ, तो आई एम टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, इट इज अनसेड अंडरस्टूड। ठीक है, और अगर मैं लिख रहा हूँ म्यू 2 1, इट मीन्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, जिसकी वैल्यू होती है म्यू 2 बाय म्यू 1। ठीक है, और ये इक्वल टू होता है किससे,
v1/v2 से भी इक्वल होता है, बट ज़्यादातर हम इसको ही यूज़ करेंगे, लेकिन आपको याद उसको भी रखना है, हो सकता है उस पर भी क्वेश्चंस बन के आए, ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको, मैंने जब पिछली क्लास में जब हम लिख रहे थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.33, तो इट इज़ नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। सिमिलरली जब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन लिखा मैंने, तो इट वाज आल्सो 1.41, इट इज़ नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो अगर मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर चाहिए तो मैं क्या कर लूँगा, इन दोनों को डिवाइड कर लूँगा। क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन विथ रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, विच इज़ 1.41 divided by 1.33, approximately it will be equal to 1.06 समथिंग, ठीक है। तो हमेशा हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक दूसरे के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। देयर इज नो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो मिनिमम वैल्यू होती है मैंने आपको बताया था, वैक्यूम के लिए होती है, एयर के लिए होती है, नियरली इक्वल होती है, एयर के लिए भी इक्वल टू 1 होती है। तो जब हमारे पास ये स्नेल्स लॉ आ गया, तो इसके बाद हमारे पास दो केस बनते हैं। एक तो क्या बनता है, अब लाइट कैसे मूव कर रही है वो डिफाइन करते हैं। तो एक केस तो बन सकता है कि मेरी लाइट जो है वो रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, और दूसरी क्या जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, और दोनों में क्या हो रही है, सिचुएशन पूरी अलग अलग हो रही है, ठीक है। और क्या डिफरेंस क्रिएट होता है, और इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या रिलेशन लेकर आता है वो देखते हैं अपन। तो इस केस में केस 1 अगर रेयर टू डेंसर की बात करूंगा, तो मैं इसके लिए जब स्नेल्स लॉ लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू μ2/μ1। हमेशा ध्यान रखेंगे साइन आई बाय साइन आर लिखेंगे, और न्यूमरेटर में कौन सा आएगा, न्यूमरेटर में उस वो वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा जहां को लाइट जा रही है, और डिनोमिनेटर में वो वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा जहां से लाइट आ रही है। तो इसमें कहाँ से आ रही है, μ1 से आ रही है और μ2 में जा रही है। तो जा रही है मतलब μ2 ऊपर आ गया, और आ रही है मतलब μ1। और साइन आई बाय साइन आर को तो हमेशा ऐसे ही लिखना है, साइन आई को साइन आई ऊपर लिखना है, साइन आर नीचे लिखना है, ठीक है। अब अगर देख सकते हैं, अगर मैं रेयर टू डेंसर में जा रहा हूँ, मतलब मेरा क्या हो गया, μ2 जो है वो μ1 से बड़ा हो गया, बिकॉज डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है रेयर से। तो ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 हो गई, बिकॉज μ2/μ1 इज ग्रेटर देन 1। तो मैं बोल सकता हूँ साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर। और आपने देखा होगा साइन आई 0 से 90 डिग्री एंगल्स के बीच में आपने देखा होगा कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 0.5। ऐसे ऐसे हम जैसे साइन 90 पे जाते हैं, साइन 45, साइन 60, साइन 90, तो साइन 90 पे इसकी वैल्यू होती है 1। तो जैसे जैसे मैं एंगल की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, मेरी साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है, या फिर जैसे जैसे साइन की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे एंगल की वैल्यू भी बन रही है। सो इसी से मैं कह सकता हूँ, अगर साइन ऑफ आई एंगल आई इज ग्रेटर देन साइन ऑफ एंगल आर, इट मीन्स दैट एंगल आई इज greater than angle of R, or angle of refraction is less than angle of incidence। और ये वैल्यू हम किससे मेजर करते हैं, ये वैल्यू हम मेजर करते हैं नॉर्मल से। और अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, दी रिफ्लेक्टेड रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई है। मतलब कैसे, अगर यहाँ ये बेंड नहीं होती, अगर ये बेंड नहीं होती तो ये यहाँ से सीधी जाती, यहाँ से सीधी जाती, लेकिन अब ये टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई है, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई है, जो इसका बेंड है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल है, ठीक है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। इसलिए जो रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो मेरा क्या आ रहा है, लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम चीज़ अगर मैं डेंसर से रेयर में जा रहा हूँ, अगर डेंसर से मेरी लाइट रेयर में जा रही है तो मैं क्या लिखूंगा, साइन ऑफ, अब ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर इक्वल टू μ2, 1 से 2 में जा रहा है, तो जा किस में रहा, μ2 डिवाइड बाय आ कहाँ से रहा, μ1। अब इस केस में क्या है, डेंसर टू रेयर है, मतलब क्या है, μ2 μ1 से कम हो गया, तो μ2/μ1 क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया। और मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन आई इज लेस देन साइन आर, और एंगल आई इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
इसी को मैं लिख सकता हूँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब इस केस में जो मेरे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो बढ़ गया है, और बढ़ा किसके रिस्पेक्ट में, नॉर्मल से बढ़ा है। तो अगर इसमें भी आप देखेंगे कि अगर मेरा ये लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होती तो ये कैसे जाती, ये यहाँ से स्ट्रेट जाती, ठीक है, यहाँ से स्ट्रेट जाती, लेकिन रिफ्रैक्शन होने की वजह से ये बैंड हुई कैसे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एरो आप देख सकते हैं कैसे बैंड हुई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हुई है। उस केस में कैसे बैंड हुई थी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं, और हमने मैथमेटिकली भी प्रूव करके देखा कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन the refracted ray bends towards the normal, and when light goes from denser to rarer medium then refracted ray bends away from the normal, ठीक है। और हमेशा मैंने बताया था आपको कि रिफ्रैक्शन तभी होगा, रिफ्रैक्शन की एक कंडीशन है वो क्या है, दैट लाइट शुड फॉल ऑब्लिकली, लाइट शुड ट्रेवल ऑब्लिकली, इंटरफेस पे ऑब्लिकली वो फॉल करनी चाहिए, मतलब नॉर्मल से उसका एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब तो ठीक है, हमने देखा कि स्नेल्स ने हमें बहुत यूज़फुल फॉर्मूला दिया जिससे हम बहुत सारी चीज़ें समझ पाए, बहुत सारे हमको इंसाइट्स मिले रिफ्रैक्शन के बारे में, और हम उसको मैथमेटिकली कहीं ना कहीं पेपर पे उतार पाए कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। लेकिन एक बिगर क्वेश्चन स्टिल वहीं पर है, वो है कि रिफ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्यों है। ये सब तो अफेक्ट्स की बात की हमने, कॉज की तो बात ही नहीं की, रिफ्रैक्शन होता क्यों है। तो स्नेल ने जब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दिए और स्नेल्स लॉ दिया, तब तक भी ये सब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे, और ये वैल्यूज़ में एम्पिरिकल वैल्यूज़ थी जो थ्रू एक्सपेरिमेंट्स निकल के आई। लेकिन अभी भी कॉज ड्रिवन आंसर्स हमारे पास नहीं थे, जो हमें ये नहीं बता रहे थे कि ऐसा हो क्यों रहा है। और ये समझने के लिए लाइट एक्चुअल में क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी था, और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने थियरीज दी, गलत दी, सही दी, डिस्कार्टिस ने दी, बहुत सारे और भी लोग थे पहले भी, यूक्लिड आए, हिरोन आए, उन्होंने भी बहुत सारे रिफ्लेक्शन के ऊपर थियरीज दी थी, लेकिन कोई भी उसको एग्जैक्टली कॉज को बता नहीं पाया कि एक्चुअल में ऐसा हो क्यों रहा है। फिर कुछ बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये चीज़ को ब्रेक डाउन किया, जिसमें से बहुत सारे इनकम्प्लीट आंसर्स मिले, लेकिन फिर भी उनमें से सबसे नोटवर्दी जो थियरी जिन्होंने प्रपोज की उनका नाम था पियर्डो फर्मेट। और इन सर ने हमें एक बहुत ही अनोखी बात बोली जिसको हम बाद में बोलते हैं फर्मेट्स प्रिंसिपल। इसको हम बोलते हैं फर्मेट्स प्रिंसिपल। तो इन्होंने लाइट के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उनको चैलेंज किया। जैसे हमने अभी तक पढ़ा था कि हमने शुरू से अभी तक ये पढ़ा कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, लेकिन इन्होंने इस बात को झुठला दिया। इन्होंने बोला कि लाइट डज नॉट एक्चुअली ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, बट लाइट वो रास्ता लेगी जिस रास्ते पे उसको सबसे कम समय लगेगा कोई भी दो पॉइंट के बीच ट्रेवल करने में। मतलब अगर ए से बी उसको जाना है तो ए से बी में वो पाथ लेगी जिस पाथ पे उसको सबसे कम टाइम लगेगा। तो आप सोच के देखिए, अगर मीडियम मेरा सेम है तो मतलब स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, मेरी स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं हो रही है। अगर स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं हो रही है तो कोई भी दो पॉइंट के बीच में सबसे कम टाइम मुझे तभी लगेगा जब मैं सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ट्रेवल करूँ, विच इज़ स्ट्रेट लाइन। तो नेचुरली ऐसा हो रहा है कि जब मैं सेम मीडियम के अंदर बात करूं तो जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसी पे हमें शॉर्टेस्ट टाइम मिल रहा है। मतलब जो स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट है उसी पे ही हमें शॉर्टेस्ट टाइम भी मिल रहा है। लेकिन जब रिफ्रैक्शन हो जाता है तो कहानी चेंज हो जाती है, इसीलिए फर्मेट के इस प्रिंसिपल को हम शॉर्टेस्ट टाइम पाथ प्रिंसिपल भी बोलते हैं, टाइम पाथ प्रिंसिपल। क्योंकि ये क्या बोलता है कि लाइट हमेशा वो पाथ लेगी जिस पे उसको सबसे कम समय लग रहा है कोई भी पॉइंट को ट्रैवल करने में। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो जैसा फर्मेट ने बोला उसके हिसाब से इस स्लाइड के पास बहुत सारे ऑप्शन है। ये ए से बी कैसे जा सकता है, या तो ऐसे परपेंडिकुलर गया यहाँ से और फिर यहाँ से बी जा रहा है ऐसे, ये भी जा सकता है, या फिर यहाँ से यूँ जा रहा है और फिर यहाँ से बी परपेंडिकुलर जा रहा है ऐसे, या और भी कोई रास्ता ले रहा है, या फिर डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन भी दे रहा है। लेकिन जब मैथमेटिकली चेक करा गया, जब बहुत सारी इंटेंस मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व की गई, तो पता चला कि ये जो पाथ है, जो येलो लाइन वाला,
यही शॉर्टेस्ट टाइम दे रहा है और इसके ऊपर साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू V1/V2 न्यूमेरिकली प्रूव होके निकल के आया। और साथ ही साथ जब इसको एंगल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर यूज़ किया गया शॉर्टेस्ट टाइम पाथ मेथड को, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उस केस के अंदर भी मैथमेटिकली प्रूव होके निकल के आया, विच सपोर्टेड दिस थियोरी ऑफ फर्मेट। तो फर्मेट फर्स्ट टाइम ऐसा था जिसने थियोरेटिकली प्रूव करके बताया, लाइट की प्रॉपर्टी को उसने डिफाइन किया और थियोरेटिकली प्रूव करके बताया दैट साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू V1/V2 एंड फॉर रिफ्लेक्शन उसने प्रूव करके बताया दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और आगे चल के जब हाइगन ने अपना वेव थ्योरी बताई, वेव नेचर ऑफ लाइट बताया, तो उसमें भी ये चीज़ फर्मेट के इस शॉर्टेस्ट टाइम पाथ से जो लाइट की प्रॉपर्टी उससे कंसिस्टेंट निकला था। लेकिन ये सब भी फिर भी इनकम्प्लीट सॉल्यूशंस थे, इनकम्प्लीट, ये इनके कॉज को ये अभी भी हैंडल नहीं कर पा रहे थे सही से। और लास्ट में जब 1800 AD में अराउंड मैक्सवेल ने जब हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस निकाली, तो उससे हमें पता चला कि लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और उसमें जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में लाइट को समझा, तभी हम एग्जैक्टली डिफाइन कर पाए कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन जैसी प्रॉपर्टीज एक्चुअल में कैसे होती है, क्यों होती है, रिफ्रैक्शन क्यों होता है, वो हमें तब जाके समझ में आया। स्टिल भले ही ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट इट इज़ नोट वर्दी बिकॉज इसके आपके बहुत सारे एप्लीकेशन आपके हायर क्लास में निकल के आएंगे। तो जो लोग वैसे भी जेई या फिर नीट और उनको प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो लॉज ऑफ मोशन के अंदर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब आपको बोला जाता है ऐसा कि आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है, तो उसके लिए आप उसको सॉल्व कीजिए, तो आपको बहुत लंबे लंबे सॉल्यूशन बन के आते हैं। लेकिन आप उस केस के अंदर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यूज़ करके स्नेल लॉ लगा के आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। स्नेल लॉ आप लगा सकते हैं इसके अंदर, लॉज ऑफ मोशन के अंदर। तो इसीलिए ये आपका, मैंने इसको थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया मैंने आपको देना ज़रूरी समझा। तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। और अगले सेशन में हम देखेंगे कि ग्लास प्रिज्म में लाइट का रिफ्रैक्शन का क्या बिहेवियर रहता है और क्या प्रॉपर्टीज़ होती है ग्लास प्रिज्म की, ग्लास प्रिज्म की नहीं, ग्लास स्लैब की, सॉरी। और साथ ही साथ हम उसके बाद लेंस को शुरू करेंगे। तो बने रहेगा मेरे साथ अगली क्लास में। अलविदा।